Let me start today's lecture. बेटे आज हमने उस दिन एलिमिनेशन E1 CB तक कर दिया, आपको सारा बता दिया। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे पहले और फिर अपना अल्काइल लाइट कर देंगे खत्म, और फिर बचेगा एराइल लाइट बेटा। ठीक, एक दिन का काम एराइल लाइट का, ज्यादा नहीं, तो आपका अल्काइल लाइट एराइल लाइट खत्म। और फिर उसके बाद अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारे मैकेनिज्म यू हैव ऑलरेडी डन नाउ। अब सिर्फ आपको मेरे को करवाना है, अब मैकेनिज्म्स को दोबारा समझाना नहीं है। ठीक, वो सारे मैकेनिज्म इसमें डन हो जाएंगे, बस फिर तो आपको रिएक्शन ही बताने हैं किस तरह से होते हैं। देन विल हैव सम टाइम इन एल्डिहाइड कीटोन्स, बाकी कहीं टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे आज। बेटा बुक्स में नहीं दिया रहता है, ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहां पे हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, कहां हमारा सिडजे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पिटिशंस। ठीक, प्लस टू में तो क्या, प्लस टू में तो सीधे आपको क्या पूछेंगे, सिडजेफ रूल ही पूछेंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो बेटा सिडजेफ रूल के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कहाँ हॉफमैन रूल लगता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इन elimination reactions. So before I make you understand what is there, ठीक, देखो बेटा पहले आप छोटी सी एक सिंपल सी कहानी लिखते हैं। देखो अगर मेरे पास कुछ इस तरह का हलाइड है CH3 CHBr और CH2 CH3, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसके एलिमिनेशन में कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक, तो बेटा हमें यह समझ में आता है कि इसमें हमारे पास कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। वो डिपेंड करेगा कितने बीटा हाइड्रोजन हमारे पास है। देखो दिस इज अल्फा कार्बन, सो दिस वन इज अ बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अ बीटा कार्बन। अगर बेटे यहां से H निकलता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। और अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अदर CH CH3। बेटा दिस एल्कीन इज कॉल्ड एज लेस एल्काइलेटेड एल्कीन। ये लेस एल्काइलेटेड एल्कीन बना, एल्काइलेटेड एल्कीन बना बच्चों। ठीक है जी, यहां पे क्या हुआ, हमारे पास एल्कीन के पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है जी, और यहां पे देखा जाए दिस इज मोर अल्काइलेटेड एल्कीन, ये ज्यादा अल्काइलेटेड एल्कीन है। दिस मोर अल्काइलेटेड एल्कीन, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन का मतलब क्या है, यहां पे बेटे CH3 यहां CH3, दोनों साइड ही एल्कीन के हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होंगे, प्लीज सी दिस। देखो बेटा यहां पे एल्कीन के यहां पर सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पे 3 इस साइड और 3 इस साइड, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन वी डू है। ठीक, और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम बताया करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा है तो इट इज अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, और ये थोड़ा लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, हालांकि बनेंगे दोनों ही। ठीक, क्यों, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। देखो प्यारे बच्चों, जहां पे लेसर अल्काइलेटेड एल्कीन बनता है उसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। देखो बेटा इसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोला जाता है, और जहां पे मोर अल्काइलेटेड एल्कीन बनता है वहां पे सेडजेफ प्रोडक्ट कहलाता है, सेडजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। अब बेटा हम लोग यहां पे पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम लोग यहां पे ये पढ़ना चाह रहे हैं कि सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन, सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट, कि किन कंडीशंस में आप सेडजेफ प्रोडक्ट दोगे और किस कंडीशन में आप हॉफमैन प्रोडक्ट दोगे। देखो बेटा जनरली हमारे पास सेडजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उससे एल्कीन हमेशा स्टेबल बनता है, तो सेडजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। बट देयर आर 5 इंस्टेंसेस
जहां पर हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट इज अ बेटर प्रोडक्ट देन दैट ऑफ सेडजेफ। तो हम यहां पे अगली बात लिखते हैं कि सेडजेफ प्रोडक्ट predominates Hoffman प्रोडक्ट। जनरली हमारे पास सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, बट देर आर 5 इंस्टेंसेस वेयर हॉफमैन रूल इज फॉलोड। There are 5 instances where Hoffman product is predominant। ये 5 कंडीशंस कौन कौन सी है, ध्यान से समझ लें जहां हमें हॉफमैन बनाना है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास रहेगी बेटा इसमें, द फर्स्ट कंडीशन वी हैव, जहां पे हमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है बेटा, वो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास रहती है व्हेन देयर इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, यानी जहां रिएक्शन E1 CB होता हो, यानी हम बोल सकते हैं dehydrohallogenation of alkyl halides when leaving group is a poor leaving group, जहां पे लीविंग ग्रुप एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं रिएक्शन फॉलोज E1CB, ठीक, पाथवे। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि E1CB पाथवे का मतलब क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ही जाएगा, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ही यहाँ पे निकलेगा। ऐसी कंडीशन में अगर प्यारे बच्चों मेरे पास कुछ इस तरह की चीज आ जाती है, CH3 CH2 CHF CH3, ठीक, अब आपको पता है फ्लोरीन इज अ बैड लीविंग ग्रुप, इजंट इट, और हमने यहां पे लगा दिया एल्कोहलिक KOH। ऐसे केस में अगेन हमारे पास दिस इज अ बीटा एंड दिस इज अ बीटा हाइड्रोजन, बट बेटा इस बीटा हाइड्रोजन पे ये एक ग्रुप लगा जिसका क्या है, प्लस सा इफेक्ट है, इसलिए ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक हो गया, और जबकि ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो जाएगा, और हम ये जानते E1CB में मोर एसिडिक हाइड्रोजन ही जाता है। तो ऐसे केस में हमारा प्रोडक्ट जो बना वो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बना, यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉलोड ओवर हियर। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये पहला इंस्टेंस है जहां पर हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट को हमने मेजर बताया, ठीक। अब दूसरा इंस्टेंस देखियो बेटा, दूसरा इंस्टेंस हमारे पास जब कभी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन में हमारे पास कोई सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड हो एंड न्यूक्लियोफाइल इज बल्की इनफ, क्या बोला, व्हेन इन dehydrohalogenation of tertiary or secondary halides, when nucleophile is very bulky, like example tertiary butoxide, ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जैसा। जैसे बेटा देखो, अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, मान लो मेरे पास CH3 CH2 CHBr और यहां CH3 है, सो दिस इज अ सेकेंडरी हैलाइड, इजंट इट?
है ना जी, सेकेंडरी हैलाइड है। और प्यारे बच्चों मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अब टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा या इस हाइड्रोजन पे? जैसा कि आपको समझ में आ रहा है सेकेंडरी अनब्रांच्ड है, तो इट जनरली फॉलोज E2 मैकेनिज्म। कहां से फॉलो करेगा? E2। और अगर ये E2 करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भैया इसको पहले अटैक करना होगा। अटैक वहां करेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो इस हाइड्रोजन पे देयर इज लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। और क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का बल्क बहुत ही ज्यादा था, तो इधर पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल था, इधर अटैक करना इजी था। इस वजह से यहां प्रोडक्ट की बात करी हमने, तो यहां अगेन से हमारे पास क्या बन गया? हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाज वेरी बल्की। इसी तरह से बेटे एक और एग्जांपल लेकर के चलते इसी वाले पार्ट का, आगे कर दूं क्या? इसी का एक और पार्ट लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा हो जाए कि CH3 CH यहां पे Br है, यहां CH2 है, CH3 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 है। अब प्यारे बच्चों अगेन दिस इज बी, हमारे पास क्या है? सेकेंडरी हैलाइड है विद अनब्रांच्ड बीटा कार्बन। बीटा कार्बन तो अनब्रांच्ड है ना बेटा, बीटा कार्बन इज नॉट ब्रांच्ड। अगर बीटा कार्बन ब्रांच्ड होता E1 हो जाता, ठीक, लेकिन यहां पे बीटा कार्बन कैसा है? अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड होगा तो मोस्ट लाइकली चांस इज E2। और मोर ओवर अब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया? एक बल्कि सा बेस डाल दिया, लाइक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, लाइक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा कोई बल्कि बेस डाल दिया। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केस में, क्योंकि ये E2 है, अगर मैंने बोला सेकेंडरी कार्बन आपका मान लो ब्रांच्ड होता, ये रादर हम ये बोले कि जो बीटा कार्बन है वो ब्रांच्ड होता, तब तो हम E1 से कर देते और फिर सेट से प्रोडक्ट ही बना देते, ठीक है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास कि रिएक्शन तो E2 हो रहा है, क्योंकि बीटा कार्बन ब्रांच्ड नहीं है। अब या तो ये वाला बेस यहां अटैक करे या यहां, ऑब्वियसली यहां अटैक करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, बल्क बहुत ज्यादा है, तो यहीं अटैक करेगा। और यहां पे भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा दैट विल कम आउट टू बी अ मेजर प्रोडक्ट ओवर हियर। तो बेटा जब आपका न्यूक्लियोफाइल काफी बल्की हो जाता है और आपका सेकेंडरी या फिर टर्शरी हैलाइड हो, और या फिर हमारे पास सेकेंडरी आगे ब्रांच्ड वाला हो, ठीक, गामा कार्बन ब्रांच्ड हो, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? E2 होगा। और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की हुआ तो डेफिनेटली वो वहां अटैक नहीं कर पाएगा। बोलो क्लियर? लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी की मैं डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा हूं, इस पे क्वेश्चन 102% आ जाता है बेटा, ठीक। यानी जैसे मैंने पहले आपको सबसे पहली चीज क्या बताई कि हम पहले कहां कर सकते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल लाइट व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर, ठीक, रिएक्शन इज E1CB, तो E1CB का प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। दूसरी बताई इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड्स व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तीसरी बात मैंने यहां पे ये बताई आपको बेटा कि अगर हमारे पास ऐसा हो प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड हो बट आपके पास गामा कार्बन क्वाटरनरी हो, यानी तीसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड विद गामा कार्बन क्वाटरनरी, जहां पे गामा कार्बन क्वाटरनरी, जैसे ये एग्जांपल मैंने शेयर किया आपके साथ, आप देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन इज क्वाटरनरी। ऐसे केस में प्यारे बच्चों अगर आपने मान लो छोटा न्यूक्लियोफाइल भी लगाया होता, यहां पे KOH भी होता, इवन देन यहां पे बल्क बहुत ज्यादा था, गामा कार्बन का बहुत ज्यादा बल्क था, तो OH यहां अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में चाहे बल्की हो और चाहे हल्की हो, प्रोडक्ट आपके पास वही रहेगा, CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH3।
बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, यानी अगर आपका गामा कार्बन क्वाटरनरी हो जाता है तब तो बेटा 101% चाहे आपके पास बड़ा बल्क हो तब तो पक्का ही है हॉफमैन, छोटा भी अगर न्यूक्लियोफाइल हो तब भी हमारे पास क्या रहेगा? हॉफमैन रहेगा, अगर गामा कार्बन क्वाटरनरी है। ठीक, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक, वो है व्हेन लीविंग ग्रुप इज चार्ज्ड एंड बल्की, व्हेन फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ, व्हेन लीविंग ग्रुप is charged and bulky, चार्ज्ड भी है लिविंग ग्रुप और बल्की भी है। ठीक बेटा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाम ही इसका हॉफमैन एलिमिनेशन है, तो बेटा प्रोडक्ट तो डेफिनेटली क्या बनेगा? हॉफमैन ही बनेगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इसके ऊपर आपको बेटा कंपटीशन में हर दूसरे साल क्वेश्चन जरूर मिलता है बेटा। ठीक, जैसे मान लो हमने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 CHN, CH3 का होल थ्राइस, 1 पॉजिटिव CH3। Now see this leaving group. This leaving group is charged, isn't it? And is also a very bulky leaving group. This is a very bulky leaving group and a charged leaving group. ठीक, ऐसे केस में हम अगर कोई भी बेस लगा देते हैं, एनी बेस, ठीक, मान लो आप अल्कोहलिक KOH भी लगा देते हैं, ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन ही देखा जाएगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन ही देखा जाएगा। और क्या होगा? देखो बेटे, ये वाले को H को मैं ऐसा शो कर दूं, क्या चलेगा? ठीक, होता क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जब यहां देता है तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, ठीक है बच्चे, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या बन गया? वाटर, और ये टर्शरी अमीन जो है, टर्शरी अमीन, ये बाहर आ गया। देखो बेटा, टर्शरी अमीन विच वाज एक्चुअली लीविंग ग्रुप ना, जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो ये एज इट इज बाहर आया। आपको पता अमीन इज बेसिक, इफ इट इज अ बेसिक इट इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, तो ये पहले तो लीव करने वाला नहीं है, ठीक है ना, पहले तो लीव करने वाला नहीं है, बट ये हाइड्रोजन को इतना एसिडिक भी नहीं बना सकता, क्योंकि भैया ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो खींच ही नहीं सकता। दिस हाइड्रोजन इज नॉट वेरी मच एसिडिक, थोड़ा बहुत एसिडिक तो रहेगा क्योंकि इसकी विड्रॉइंग पावर है। ठीक, और काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, आप पढ़ते हो बेटा, पॉजिटिव वालों का माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई भी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एसिडिक भी है। ठीक, तो ये वाला जो बेस होगा इस H को निकालेगा, लेकिन ये मैकेनिज्म ना तो E1CB है और ना ये मैकेनिज्म E2 है, ये पिछली बार भी क्लियर किया था। इसमें मैकेनिज्म लाइज बिटवीन E2 एंड E1CB। क्यों बेटा? देखो बच्चे, E1CB में क्या बनता था? कार्बो पहले क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस, पर यहां कॉन्जुगेट बेस नहीं बनता, इसलिए हम इसको E1CB नहीं बोल सकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेट बेस नहीं बनता है, बट यहां पे साइमल्टेनियस हमारे पास इसकी ब्रेकेज और इसकी ब्रेकेज साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस किस में होती थी? E2 में। तो E2 वाला रिएक्शन मैकेनिज्म है, बट इसकी कंडीशन एसिडिक हाइड्रोजन, वो कौन सी कंडीशन है? वो E1CB की कंडीशन है। इसने ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकाला, हाइड्रोजन इसने यही निकाला, मोर व्हाट यू कैन से एसिडिक, क्योंकि दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप, it will be a weak leaving group, क्योंकि after taking electron it changes to an amine, and amine is a base, more is the basic character, weaker is the leaving group, तो leaving group भी weak था भाई। तो दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं और मैकेनिज्म कहीं बीच बीच में है, E1CB और E2 के बीच में है।
नीदर प्योर E2 नॉर प्योर E1CB, ना तो इसमें अनायन बन रहा है और ना इसमें सेट्जेफ रूल लग रहा है। समझ में आई? इस वजह से एक कंडीशन अगर E1CB की है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और दूसरी कंडीशन साइमल्टेनियस क्लीवेज वो E2 की है, तो दोनों मैकेनिज्म के बीच का कोई मैकेनिज्म इसमें शायद होता होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आई विल डू दैट, बट उससे पहले एक आधा एग्जांपल और भी समझना चाहिए। यही नहीं ना, दुनिया में और भी चीजें हैं। जैसे मान लो कल इसकी जगह पे CH3 CH2, यहां पे C, और यहां पे आ जाए SCH3 का होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव। नाउ इन दिस पर्टिकुलर, अगर इसमें भी देखें तो लिविंग ग्रुप इज चार्ज्ड, इजंट इट, एंड क्वाइट अ बल्की लिविंग ग्रुप इट इज। ठीक, तो इसमें भी अगर हम कोई भी बेस डालते हैं तो इस बेस का प्रोडक्ट हमेशा हॉफमैन ही होगा। इसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन ही बोलते हैं बच्चा लोग। ठीक, और यहां से हमारे पास वही वाटर निकलेगा बेस के साथ, और साथ में यहां पे CH3 का होल ट्वाइस है थायोईथर बन गया। समझ में आई? और थायोईथर अगेन इज द बेस। व्हाई? देखो बेटा, सल्फर CH3 लोन पेयर, तो बोलो बेटा ये ईथर की तरह है कि नहीं है, और इसमें लोन पेयर है कि नहीं है, तो क्या ये बेसिक होगा कि नहीं होगा? सो द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर, द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर और नॉट? तो इसमें भी उसी तरह से होता। अब इसके क्वेश्चन देखो बेटा जरा, हॉफमैन एलिमिनेशन पे 2-3 क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं जो ऑलरेडी आस्क्ड हैं। ठीक, जैसे प्यारे बच्चों, हमारे को एक क्वेश्चन पूछा गया, हमें ऐसे दे दिया गया C, ठीक है, यहां पे दे दिया Me, यहां दे दिया Et, यहां दे दिया Bu, और यहां दे दिया OH नेगेटिव, और बोला हीटेड। ठीक है जी, हीटेड। अब इसका प्रोडक्ट तुमसे पूछा गया था, यू वाज आस्क्ड द प्रोडक्ट ऑफ दिस वेरी रिएक्शन। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, मी का मतलब क्या है? मिथाइल। मी का मतलब क्या है? यहां पर मिथाइल, यहां कार्बन ना होकर के नाइट्रोजन लिखना, N1 पॉजिटिव। ठीक, तो हमारे पास ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये ब्यूटाइल है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, तो क्या ये सबस्ट्रेट मेरे पास कुछ इस तरह का है, एक ये, और यहां CH2 CH3 ब्यूटाइल, यहां पर CH2 CH3 इथाइल, और यहां CH3 मिथाइल। ठीक है जी, और हमें यहां पे साथ में न्यूक्लियोफाइल क्या दिया है? OH नेगेटिव, और इसको हीट करने को कहा है। अब ध्यान ये देना है कि अपने को बीटा हाइड्रोजन देखना है। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस इज आवर अल्फा कार्बन एंड दिस इज आवर बीटा कार्बन, इजंट इट? इधर चल जाओ, दिस इज अल्फा, दिस इज नो बीटा। इधर चले जाओ, ये अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। इधर चल जाओ, ये अल्फा, ये बीटा। बोलो क्लियर? अब हमें ये देखना था कि इन बीटा हाइड्रोजन्स में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है। बेटा क्या ये वाला हाइड्रोजन जो यहां कभी लगा होगा, क्या वो एसिडिक इनफ होगा? यहां पे ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो क्या ये एसिडिक होगा? इतना नहीं होगा। यहां पे क्या ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? नहीं बेटा जी, यहां पे भी क्या लगा है? ये ग्रुप लगा है प्लस आई वाला, और इधर तो बीटा है ही नहीं, वी डोंट हैव बीटा ओवर हियर। सिर्फ यही वाला बीटा जो होगा, ठीक, उसको मैं अगर ऐसे शो कर दूं तो बेटा किसी के पेट में दर्द तो नहीं। ठीक, ये बीटा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा रहता। तो अगर ये मोस्ट एसिडिक होगा तो बेटा हमारे पास क्या होगा? यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक ये वाला बॉन्ड टूट गया, एक ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना होगा? देखो क्या प्रोडक्ट बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया? इथीन बन गया कि नहीं बन गया? और साथ में बाहर क्या निकला? N के साथ एक तो ये वाला बल्की सा ग्रुप था, दूसरी साइड इसमें मिथाइल रह गया, तीसरी साइड यहां पर ब्यूटाइल रह गया।
ठीक है जी, इथाइल वाला पार्ट टूट गया क्योंकि उसका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक था। तो जो H निकला होगा किसका निकला होगा, OH के साथ, तो साथ में क्या निकला, वाटर। तो बेटे इसका प्रोडक्ट क्या बना, इथीन बन गया। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आपके साथ डील करते हैं। ठीक, जो भी पेपर में क्वेश्चन आए थोड़ा समझने की बात है, ऐसा कोई मुश्किल वाला काम नहीं। आगे चले क्या, देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया गया था कुछ कुछ ऐसे, बोला ये है अभी हीट करने को बोला है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स कि यहां पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, और यहां पे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। फर्स्ट वी हैव टू लोकेट बीटा कार्बन्स, वेयर देयर आर बीटा कार्बन्स। बेटा इज दिस अल्फा कार्बन, इज दिस अल्फा कार्बन, is there any beta carbon attached to it, no, this is alpha and this is beta and this is alpha, ठीक, and again this is beta, और इनके साथ ये हाइड्रोजन तो जुड़े हुए होंगे ना, जो मैं अभी शो कर रहा हूं, पहले नहीं किए थे मैंने, है ना, जुड़े हुए होंगे। अब इन दोनों में से ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, बोलो ज्यादा एसिडिक कौन सा है, क्या ये मोर एसिडिक है, सही बोलता हूं कि गलत बोलता हूं, क्योंकि इस पे तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं, लेकिन यहां CH3 लगा है ना, इसका प्लस सा इफेक्ट होगा, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन लेस एसिडिक होगा। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए होंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे, एक बॉन्ड ये टूटा होगा, एक बॉन्ड ये टूटा होगा। So then the product formed in this reaction should be नाइट्रोजन के साथ, ठीक, क्या जुड़ा है, एक तो मिथाइल जुड़ा रह गया, ये भी मिथाइल जुड़ा रह गया, यहां पर ये वाला ग्रुप एज इट इज रह गया, इसमें तो कोई टूट फूट नहीं हुई, ठीक, ये वाला, बट इस साइड से टूट गया कि नहीं टूट गया, है ना जी। और क्योंकि यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आया था, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां डबल बॉन्ड आया था, तो दिस मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑन दिस। बोलो कोई मुश्किल है क्या इसमें। तो व्हाट यू हैव टू लोकेट एक्चुअली इज, you have to locate beta carbon and you have to locate the most acidic, ठीक, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ द बीटा कार्बन, ठीक ठीक, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा उसका हम रिएक्शन करके दिखाएंगे, ठीक। एक तुम भी बताओगे मेरे को, ठीक, चलो अभी तुम बताना मेरे को भैया, ठीक। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CHN CH3 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 1 पॉजिटिव CH3 और इसके साथ OH नेगेटिव, एक तो इसका प्रोडक्ट तुमने मेरे को बता देना है, और दूसरा कुछ कुछ ऐसा करते हैं N अब इसमें तुमने मेरे को प्रोडक्ट बताना है, हाँ जी, ये वाला, इसका पूरा आयुपेक नेम देना है आपको, जिससे टर्शरी अमाइन, तो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अगर इसका नाम आप देना चाहते हो, ये NN यहां पे आएगा N, N, 2 ट्राई मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल, ठीक, पेंट 4 इन अमीन, बोलो क्लियर। अब इसका प्रोडक्ट तुमने बताना था यहां पे, और एक मैं ये बनाना चाह रहा हूं। चलो इन दो के प्रोडक्ट मेरे को फटाफट से बता दो, ताकि आसानी से मेरे को लगे कि तुम्हें समझ में आ गया। चलो शाबाश, चौथा इंस्टेंस है ये, चौथा इंस्टेंस है ना भाई।
पहला इंस्टेंस E1CB, दूसरा इंस्टेंस बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तीसरा इंस्टेंस गामा कार्बन क्वाटनरी, चौथा इंस्टेंस हॉफमैन एलिमिनेशन। चलो फटाफट से करके दिखाओ। बनाया इसका, इसका क्या बनाया बच्चों ने? ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहां तो बीटा है ही नहीं। सो दिस इज अल्फा, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज बीटा। सो मोर एसिडिक हाइड्रोजन बोलो। क्या ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा? इसको ऐसे शो कर दूं मैं। उसके बाद क्या किया करते हो, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, तो बॉन्ड एक ये वाला टूट गया, एक ये वाला टूट गया। प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास यहां पर, बोलो फटाफट। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बाहर क्या निकला बेटा, NCH3 का होल थ्राइस, साथ में वाटर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब बेटा देखो यहां पे हमारे पास क्या था, ये तो यहां तो बीटा है नहीं, यहां है क्या बीटा? यहां अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही है, लेकिन यहां पे अल्फा है और यहां पे भी बीटा है। ऐसे ही यहां पे भी अल्फा है, यहां पे भी बीटा है। अब बात यह है कि इसके ऊपर एक ये ग्रुप लग गया जिसका S कैरेक्टर ज्यादा है कि नहीं? भले ग्रुप बड़ा था बट यहां पे S कैरेक्टर ज्यादा था कि नहीं? एल्कीन है, एल्कीन का S कैरेक्टर यानी ये विड्रॉइंग हो गया, जबकि यहां पे ये कैसा होगा, रिलीजिंग। इसका प्लस आई, इसका माइनस आई, तो बेटा ये वाला H आसानी से जाएगा और कहां इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर, और यहां के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो कौन कौन से बॉन्ड दो तोड़ोगे, फटाफट बोलो। क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे बच्चों, और क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे? सो प्रोडक्ट क्या बना दोगे भाई, क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा? हाँ जी, और साथ में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन, जिसका मिथाइल मिथाइल और यहां पर प्रोपाइल, ये निकलेगा। ठीक है जी, और साथ में क्या निकला हमारे पास, वाटर। बोलो बच्चे, अभी समझ सकते हो हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट? कोई दिक्कत है? मान लो अगर इस केस में यहां पर मैं इसकी जगह ना यहां पे डंडा लगाया था, डंडे की जगह यहां नाइट्रो लगा देता, यहां पे क्या लगा देता, नाइट्रो, तो क्या इस नाइट्रो ने इस हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक बना देना था कि नहीं? तो फिर ये निकालना था हमने। सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं जो ज्यादा विड्रॉइंग यानी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, हम उसको देखेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन आगे देंगे और उससे अगला बॉन्ड तोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं हॉफमैन एलिमिनेशन समझ में आ गई होगी और इसके प्रोडक्ट निकालने भी आ गए होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हर दूसरे साल जरूर आता है पेपर में। कर लोगे बेटा? एनी डाउट्स? तो ये कौन सा इंस्टेंस था, फोर्थ इंस्टेंस। अब मैंने बोला देयर आर 5 इंस्टेंसेस, है ना जी, तो पांचवा इंस्टेंस कौन सा है? देखो बेटा पांचवा इंस्टेंस कुछ इस तरह का है। हाँ जी बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? पांचवा इंस्टेंस कुछ इस तरह से है, जब हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है। क्या होता है? बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है। ठीक, इन बाईसाइक्लो कंपाउंड with small rings। ठीक है, मतलब नहीं समझ में आया सर? समझाऊंगा भाई, क्यों नहीं समझाऊंगा। मान लो मेरे पास एक ये है,
ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी। और दूसरा है कुछ इस तरह का, घबराने का नहीं। दूसरा है इस तरह का, ठीक। और तीसरा है जी हमारे पास इस तरह का, ठीक है। सर ये क्या बना दिया है ना? कुछ नहीं है यार, देखो इसके मैं हिंदी में रूपांतरण करता हूं, ठीक। हिंदी में बनाना हो ना इसको तो ऐसे बना लेना। 6 कार्बन का रिंग था और ऐसा था, ये हिंदी है इसकी। यहां से खींचो ऊपर की तरफ को, क्या किया, इलास्टिक की तरह यहां से पकड़ा, ट्विंग, समझे? तो जब इसको यहां से यू खींचा, क्या ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, सिर्फ तुम्हारे को लल्लू बनाने के लिए ऐसा लिख दिया गया। इसकी ठुकाई करो, ठक 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 ठक, ऐसा बन जाएगा कि नहीं? समझे मेरी बात? कैसे? ठक 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 ठक, है ना, ये अंदर गया, ऐसा बन गया। क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो इसको हिंदी में कैसे लिखूंगा? ठीक, यहां पे Br, यहां पे CH3, ठीक। अगेन इसको रबड़ बैंड की तरह खींच देना, ट्विंग, ठीक है जी। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसको भी बनाते हैं थोड़ा बहुत हिंदी में। अगर इसको बनाएंगे तो हमारे पास 6 कार्बन का रिंग, ऐसा 6 कार्बन का क्यों बना रहे हैं सर? सोचा कभी आपने? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 6 ही हुए भाई, ठीक है ना जी। तो 6 ही कार्बन का रिंग मैंने बनाया। ये वाले जो होते हैं ना, ये ऐसे में सोचना ये जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो ऊपर को 3 डायमेंशनली खींचा हुआ है मैंने, ठीक। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारे को, ये इसका हिंदी रूपांतरण है दोस्तों, ठीक। ये ऐसा है, क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप इसको ऐसे लिख रहे हो। अब इसमें ध्यान देना भाई, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, एक रूल फॉलो होता है, ब्रेट्स रूल। कौन सा रूल? ब्रेट्स रूल। देखो वैसे करवा रहा हूं तुम्हें, जो तो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो आंखें बंद कर लो, ठीक है जी, क्योंकि उसमें कम समय पूछा जाएगा, बट कभी कभी पूछा भी जा सकता है, इसलिए खोले रखो आंखें एक वाली, ठीक। तो यहां पे हमारे पास ब्रेड्थ, ब्रेट्स रूल बोलते हैं इसको, ब्रेट रूल। अब ब्रेट रूल क्या कहता है? कहता है जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ना, ब्रिज हेड कार्बन, उस पे ना तो कभी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना उस पे कभी डबल बॉन्ड स्टेबल होता है। सर ये ब्रिज हेड क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, ये जो कॉमन कार्बन होता है ना रिंग का, 2 रिंग का कॉमन, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन्स, ब्रिज हेड कार्बन्स। और बाकी जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिज कार्बन्स। जो बाकी बचे वो क्या हैं? ब्रिज कार्बन्स। यानी अब अगर ध्यान से देखते बेटे, इसमें हम अगर पूरा ध्यान दें तो ये पाएंगे कि हमारे पास सी दिस इज, ये अल्फा कार्बन तो ये हो गया जिस पे जुड़ा है कि नहीं? ये भी बीटा और ये भी बीटा, है ना जी। लेकिन बेटा यहां पे ब्रिज हेड इन्वॉल्व हो रहा है, और ब्रिज हेड पे कभी भी डबल बॉन्ड आएगा नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां से H तो यहां पे भी था और H तो यहां पे भी था, ये वाला H अगर आया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो ब्रिज हेड विल बी इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप कौन सा H निकालोगे? आप ये वाला H निकालोगे बच्चों। ये वाला H निकालने से प्रोडक्ट कैसा बनेगा तुम्हारे पास? देखो जी, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया, ये लो,
ओए होए, ठीक है जी। अब ये कौन सा है बेटा? लेसर एल्काइलेटेड एल्कीन बना है। सो दिस इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट। ये कैसा प्रोडक्ट आ गया? हॉफमैन प्रोडक्ट। ये हॉफमैन प्रोडक्ट आ गया बच्चों। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे इधर तो आना नहीं ना डबल बॉन्ड, इस जगह तो डबल बॉन्ड आना नहीं, ठीक। यहां तो एच है ना एक हमारे पास जिंदगी में, तो यहां वाला एच निकाल देना, यहां वाला बी आर निकाल देना। सो प्रोडक्ट हेयर इज this one, but this will be more alkylated, है ना? इसमें तो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप था, तो इसको हॉफमैन बोलेंगे ही नहीं। क्या बोलेंगे? सीडजेफ प्रोडक्ट, सीडजेफ प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रेट रूल कहता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या फिर मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता until the ring is large enough, until the ring is large enough। लार्ज इनफ मतलब 6 कार्बन का। अब इधर ध्यान दो, इस केस में ये जो रिंग है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अब इधर ध्यान देते तो इधर समझ में आता हमारा जो रिंग होता है वो कितने कार्बन का होता है? 1 2 3 4 5 कार्बन का होता है, ठीक। जबकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होता है। हियर रिंग इज लार्ज इनफ। अगर रिंग लार्ज है तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ सकता है, तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ सकता है, और इसका प्रोडक्ट हम सेटजेफ वाला दे सकते हैं, इसका प्रोडक्ट हम सेटजेफ वाला दे सकते हैं मन मार करके, ठीक। पर डेफिनेटली दे सकते हैं यार। यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक। और ये कौन सा होगा? सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मतलब समझ में आया? यानी जहां हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट कहां हुआ? जहां हमारे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड हो और रिंग हमारे पास जो बन रहा है वो 5 कार्बन का है, छोटा है, 4 कार्बन का है। ऐसे में ब्रेट रूल लगने की वजह से हमारे पास से हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाता है, सेटजेफ नहीं बनता है। बोलो क्लियर? क्योंकि डबल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल एट द ब्रिज एंड कार्बन, ठीक। ये 5 इंस्टेंस थे जहां पे हॉफमैन लगता है। एक छठा मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, ठीक। ये इस चैप्टर का नहीं। हाँ जी बेटा, क्या बोलना चाहिए बेटे? सेकंड वाला हमारे पास दिस इज ऑलरेडी अ मोर अल्काइलेटेड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन भी गया तब भी मोर अल्काइलेटेड एल्कीन ही बना है, तो इट इज अ सेटजेफ प्रोडक्ट। तो हॉफमैन तो है ही नहीं। हॉफमैन क्या होता है? लेसर अल्काइलेटेड। तो ये लेसर अल्काइलेटेड तो बचा ही नहीं, ये तो मोर अल्काइलेटेड हो गया, इसलिए ये कैसा है? सेटजेफ प्रोडक्ट। और ये तो वैसे ही मोर अल्काइलेटेड है, ठीक। ये दोनों सेटजेफ है, हमें हॉफमैन यहां मिला है, क्लियर, जब रिंग 5 कार्बन का था। देखो बेटा, ये 5 इंस्टेंस तो हमने पढ़े अल्काइल हैलाइड में, एक इंस्टेंस तुम्हें मैं बाहर से बता रहा हूं अल्कोहल से, जिसमें हॉफमैन रूल फॉलो होता है, ठीक। तो छठा इंस्टेंस जो आप क्या करेंगे, अल्कोहल्स में ढूंढेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हमने ये भी तो पढ़ा था, डिहाइड्रेशन भी एलिमिनेशन होती है, बोलो पढ़ा था कि नहीं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बट किसमें? H2SO4 में नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोना Al2O3, अल्मोना Al2 और O3, और या फिर थोरिया THO2, THO2 एट 300 और 400 केल्विन। देखो बच्चे ध्यान देना ताकि आपको मैं समझा सकूं कुछ थोड़ा बहुत, ठीक। बहुत मन करता है आपको समझाने का, समझते तुम फिर भी नहीं। ये है जी हमारे पास, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इजंट इट। और यहां पे हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है,
अब अगर बेटे मैंने यहां पर H2SO4 लगाया और 443 केल्विन पर लगाया, तो बेटे हमारे पास सेट्जेफ प्रोडक्ट ही बनेगा. सो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी यहां पे ये वाला H चला गया, ठीक, विच इज अ सेट्जेफ्स प्रोडक्ट, जो कि सेट्जेफ्स प्रोडक्ट है. ये सेट्जेफ्स प्रोडक्ट है. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बट अगर बेटा मैंने यहां पे अल्मोना का नमूना लगा दिया, ठीक है जी, Al2O3, ये लुईस एसिड होता है, ठीक है जी, तो ये जब होगा तो ये आपका यहां से H निकालेगा एंड द प्रोडक्ट दस गिवन इज, ठीक, दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस इज हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है. और वैसे ही यहां पे थोरिया, ठीक, 300 केल्विन टू 400 केल्विन तक लगा देते हो तो भी हमारे पास लेसर अल्काइलेटेड यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट ही बना करता है, हॉफमैन प्रोडक्ट. तो आपने छठा इंस्टेंस, ठीक, जो कि यहां नहीं होना था अल्काइल हैलाइड में, लेकिन कहां होना था, अल्कोहल में, वो आपको करवा दिया. तो प्यारे बच्चों अब तुम्हें समझ में आता है कहां पे हॉफमैन बनाओगे, कहां सेट्जेफ बनाओगे. सिर्फ 6 इंस्टेंस है जहां पे हॉफमैन बनाओगे. पहला इंस्टेंस क्या था बच्चे, जब आपका E1CB यानी फ्लोराइड्स में, यानी किसमें, फ्लोराइड्स में, सिंपल. दूसरा क्या था बेटा हमारे पास, जब आपका सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड हो पर न्यूक्लियोफाइल टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो. याद रखना अगर प्राइमरी हैलाइड हो तब तो बनना ही एक प्रोडक्ट है ना बेटा. अगर सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड होगा एंड देयर इज चांस फ्रॉम टू पर्टिकुलर हाइड्रोजन्स, तो उस समय आप कौन सा रूल लगाएंगे, हॉफमैन रूल, अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हुआ. और तीसरा इंस्टेंस पढ़ा हमने, अगर गामा कार्बन क्वाटनरी हो जाए, अगर गामा कार्बन क्वाटनरी हो जाए तो ऐसे केस में भी हमारे पास क्या लगता है बेटा, अगर सेकेंडरी है पर गामा कार्बन कैसा आ जाता है, क्वाटनरी, तो ऐसे केस में भी हॉफमैन रूल लग जाता है. फिर हमने अगला कौन सा पढ़ा बेटे, अगला चौथा इंस्टेंस पढ़ा, हॉफमैन एलिमिनेशन, व्हेन लीविंग ग्रुप इज चार्ज्ड एंड बल्की, दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन. और पांचवा हमने पढ़ा, वेयर ब्रेट्स रूल इज अप्लाइड इन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स. एंड द लास्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोना और थोरिया. तो ये 6 इंस्टेंस है जहां पे आप क्या लगाएंगे, हॉफमैन रूल. अदरवाइज सारी जगह पे क्या लगाएंगे, सेट्जेफ रूल. बोलो सिंपल. तो अब तुम्हारे से प्रोडक्ट गलत नहीं होना चाहिए. असाइनमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक. अभी कौन कौन सी असाइनमेंट आप तक हो चुकी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गई, फ्री रेडिकल हो गई, एडिशन हो गई. अब एलिमिनेशन ही चाहिए ना आपको. सब्स्टिट्यूशन पहले दे दी थी ना. सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने मेरे से ली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने कौन सी ली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक. अब क्या रह गई, एलिमिनेशन. तो एलिमिनेशन की भी आपको फ्राइडे तक भेज दूंगा बेटा, ठीक. फ्राइडे तक इसलिए क्योंकि मेरे टाइपिस्ट 2 दिन पे छुट्टी पे है, तो फ्राइडे तक आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं एलिमिनेशन की भेज दूंगा. इन केस पहले हो सकी तो मैं पहले भेज दूंगा, ठीक. बट आप एलिमिनेशन में ये चीजें तो फॉलो करोगे ही ना, कि कहां सेट्जेफ लगाना है, कहां हॉफमैन लगाना है. लेकिन बेटा ये तो चलो हमने पढ़ लिया कि हॉफमैन कहां और सेट्जेफ कहां. अब हम अपनी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए. ये क्वेश्चन आपको +2 में भी आना है और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आना है, चाहे ऑर्गेनिक में से कुछ भी ना आए, पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. आपको प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन होनी है या इसमें एलिमिनेशन होनी है. बेटा इसमें थोड़ी थ्योरी बहुत सारी लिखवाऊंगा और फिर समझाऊंगा उसको, है ना. मतलब एक एक थ्योरी का पॉइंट लिखवाता जाऊंगा, फिर एक एक समझाता जाऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा काम है. ऐसे तो लोग 2 मिनट में बता देते हैं, अपना 2 मिनट वाला काम ही नहीं है ना, पैसेंजर मेल गड्डी, ठीक. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. कंपटीशन बिटवीन
एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। देखो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही अल्काइल हाइड हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, अल्काइल हाइड सारा खत्म हो जाएगा, अराइल हलाइड रह जाएगा, अराइल हलाइड वाला पोर्शन रह जाएगा, अल्काइल हलाइड खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अल्काइल हलाइड पूरा अपना एनसीईआरटी के थ्रू करके कंपाइल करके आए। उसमें कोई डाउट हो मेरे से पूछें। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी छोड़ना, फिजिकली इकट्ठी करवा दूंगा तुम्हें मैं, एराइल और अल्काइल की इकट्ठी फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दूंगा, उसमें कोई दम नहीं होता ज्यादा। ठीक, बट एनी हाउ, कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। कहां एलिमिनेशन कहां सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है जी। देखो बच्चे, ये मैंने पहले से तुम्हें बताया कि जहां कहीं सब्स्टिट्यूशन होती है वहां एलिमिनेशन भी होती है, जहां कहीं एलिमिनेशन होती है वहां सब्स्टिट्यूशन भी होती है। ठीक, प्योर प्रोडक्ट एलिमिनेशन का या प्योर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत सेल्डम, बहुत कम जगह पे आता है। हमेशा देयर इज अ मिक्सचर। बात सिर्फ ये होती है कि कौन ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? आपने देखो SN1 का मैकेनिज्म पढ़ा, आपने E1 का मैकेनिज्म पढ़ा, क्या दोनों सेम थे कि नहीं? दोनों में 2 स्टेप थे, दोनों का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन था। बस दूसरे स्टेप में अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता था, बेस को अटैक करवाते तो एलिमिनेशन हो जाती थी, और अगर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते थे तो सब्स्टिट्यूशन। यही मतलब था। आपने E2 भी किया, E2 में और SN2 भी किया, क्या दोनों सेम थे? दोनों में बेस अटैक कर रहा था किस पे? हाइड्रोजन पे। समझ में आई? दोनों में हमारे पास क्या हो रही थी? सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन भी 1 स्टेप में हो रही थी, तो उसका मैकेनिज्म भी सेम था। दोनों में हमारे पास क्या हो रहा था? सिर्फ अल्काइल हलाइड के नेचर पे ही आपका क्या डिपेंड कर रहा था? 1 टाइप में अल्काइल हलाइड के नेचर पे रेट डिपेंड कर रहा था, और 2 टाइप में न्यूक्लियोफाइल पे भी और अल्काइल हलाइड पे, यानी मैकेनिज्म सेम थे। तो फर्क क्या हुआ? देखो बेटे, कंपटीशन को समझो। अगर मान लो मेरे पास एक इस तरह का हलाइड मैंने बना दिया दोस्तों, यहां पे H, यहां पे H, यहां CH3, यहां Br, यहां मान लो H, यहां CH3, ये है। ठीक है जी। और मेरे पास कोई Z नेगेटिव अटैक कर रहा है। Z नेगेटिव कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल, कैन बी अ बेस, क्योंकि बेस इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल। अरे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। और बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। सो न्यूक्लियोफाइल बेस तो होते ही होते हैं। ये हो सकता है कि किसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो, है ना, वो बेस की तरह ज्यादा वर्क करे। किसी का बेसिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करे, बेस की तरह वर्क ना कर पाए, है ना। अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस। इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिस दिस विल बी अल्फा कार्बन और नॉट, एंड दिस विल बी बीटा कार्बन और नॉट, है ना। नाउ द थिंग इज ओनली कि ये Z अटैक कहां कर रहा है? If this Z is attacking on alpha carbon, if this Z is attacking on alpha carbon, so ये इस Br को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट। तो ऐसे केस में क्या होती होगी? सब्स्टिट्यूशन होती होगी। और वहीं पर अगर यही Z अटैक कर देता ऑन बीटा हाइड्रोजन, ठीक, तो हमारे पास यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते होंगे, ये बाहर चला जाता होगा, तो हमारे पास क्या होती होगी? एलिमिनेशन। ठीक, तो बेसिकली जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका अटैक कहां है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन। अगर वो अल्फा कार्बन पे अटैक कर देता है तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, और अगर वो बीटा कार्बन पे अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा। पर ये अटैक कहां करेगा और क्यों करेगा, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाता जाऊंगा, फिर समझाता जाऊंगा। फटाफट से जल्दी जल्दी से लिखना। थर्मोडायनेमिकली substitutions are more spontaneous. Thermodynamically, substitutions are more spontaneous
देन एलिमिनेशंस, देन एलिमिनेशंस। अब इस पॉइंट का मतलब समझो क्या हुआ। देखो बेटा, अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते तो एक सिग्मा टूटता है, एक सिग्मा बनता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि एक सिग्मा टूटा, एक सिग्मा बना। और हमेशा कभी ऐसा थोड़ी होता है भाई कि अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टूट जाए वीकर बन जाए, ऐसा होता है? होता ही क्या है, वीकर टूट के स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा ही होगा, यानी रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस। वेयरएज अगर एलिमिनेशन की बात करते हो, दो सिग्मा टूट के एक पाई बनता है, तो डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होने की वजह से रिएक्शन इज नॉट दैट मच ऑफ स्पॉन्टेनियस एज सब्स्टिट्यूशन। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखवाया आपको कि सब्स्टिट्यूशन जो होती है थर्मोडायनेमिकली मोर स्पॉन्टेनियस देन एलिमिनेशन। ठीक, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन, अगला पॉइंट लिखें, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन between, there is always a competition between substitution and elimination, substitution and elimination, as nucleophile can act as a base, as nucleophile can act as a base but there are certain instances or factors, there are certain factors on which this competition depends, on which this competition depends. Generally substitutions are major, generally substitutions are major, but competition depends upon 5 factors. Generally substitution is major, but competition depends upon 5 factors. Factor number 1, 1 2 3 4 5 लिख देना पहले, फिर एक एक करके समझाता जाऊंगा। नंबर 1, सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, पहला लिखना नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नंबर 2, मीडियम। नंबर 3, nature and size of nucleophile, nature and size of nucleophile. Number 4, concentration of nucleophile, concentration of nucleophile. And number 5, temperature. ये 5 फैक्टर है जिसपे हमारे पास चीजें डिपेंड करती है। पहला, सबस्ट्रेट कैसा है, दूसरा मीडियम कैसा है, तीसरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, और उसका साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कितनी का है, और लास्टली टेम्परेचर किस हिसाब से है। ठीक, इसको सभी को देख करके हम दोनों का प्रोडक्ट बताएंगे। तो पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन लिखिएगा, नंबर 1, सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। बेटा लिखवाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, क्योंकि बुक में एज सच नहीं मिलेगा। ठीक, बहुत मुश्किल, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, 2-4 लाइनें मिलेंगी बस, खत्म। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए कहां प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते, हाय राम, कहां सब्स्टिट्यूशन, कहां एलिमिनेशन। मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। अगर आप किसी बुक से पढ़ोगे तो 2-4-5 लाइनें बताएंगे, 2-4-5 लाइनें वो तो उस समय समझ में आ जाएंगी, जब अप्लाई करने लगो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि एप्लीकेशन साथ में आ जाए, इसलिए मेरे को थोड़ा समय एक एक पॉइंट को समझाने में लगेगा। लिखिए, पहला, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में पहली बात लिखिएगा, प्राइमरी एंड मिथाइल सबस्ट्रेट्स, प्राइमरी एंड मिथाइल सबस्ट्रेट्स। मैंने पहले नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात की, तो उसमें लिखना प्राइमरी एंड मिथाइल सबस्ट्रेट्स which are not branched at second carbon, which are not branched at second carbon, undergoes
undergoes SN2. They do not form carbocation. They do not form carbocation. Therefore, does not undergo SN1 or E1. SN1 or E1. But a small amount of E2. Product can be had. If we have strongly basic conditions. And if nucleophile is very bulky, E2 is major product. इधर ध्यान दो। ये पहला पॉइंट मैंने लिखवाया सिर्फ प्राइमरी सबस्ट्रेट्स के लिए और मिथाइल सबस्ट्रेट्स के लिए। जब हम मिथाइल सबस्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है, मान लो जी आपने मिथाइल ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। अब बेटा जी इसमें आपने एक्वस KOH लगा दिया या अल्कोहलिक KOH लगा दिया, क्या इसमें कभी एलिमिनेशन हो भी सकती है? अरे बीटा कार्बन भी तो होना चाहिए। सो दिस इज ऑलवेज अल्कोहलिक और एक्वस यहां पे बराबर, यहां कोई मतलब ही नहीं रह गया। सिर्फ ये होता है अल्कोहलिक में हमारा ईथर का भी एक प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक। ये होगा कि हमारे पास CH3OH बनेगा। हाँ, अल्कोहलिक होगा तो अल्कोहल भी अटैक कर सकता है, तो ईथर भी बन जाया करता है। पर इसमें प्योरली क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। इसमें तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? देयर इज नो बीटा कार्बन, और हमें पता है एलिमिनेशन तभी होती है अगर बीटा कार्बन वाले साइड पे अटैक हो रहा हो। हाँ, अब बात करते हैं अगर प्राइमरी है, से मेरे पास प्राइमरी एक CH3 CH2 CH2Br है, ऐसा कुछ है, प्राइमरी है। अब मैंने कहा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन जनरली क्या होती है? मेजर होती है, ठीक है जी। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैंने यहां पे CH3 COONA ले लिया, इसका रिएक्शन प्रोडक्ट मेरे को बोला, ठीक। देखो प्राइमरी है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और प्राइमरी में ज्यादा क्या होगा? SN2, 1 तो होना ही नहीं है, तो यहां पे सिर्फ NaBr, लैला मजनू निकाल के पार्क में बिठाएंगे, बचेगा क्या? CH3 CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एस्टर की फॉर्मेशन यहां पे हो गई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एनी डाउट्स? इसी तरह से मैंने कहा कि अगर इसमें हमने ये एक वीक बेस डाला था ना हमने, दिस वाज अ वीक बेस। मान लो मैंने एक्वस OH नेगेटिव डाल दिया, अगेन इज द वीक बेस, रिएक्शन विल अगेन बी SN2 and the product thus formed is CH3 CH2 CH2OH. Aqueous OH is a weak base, you very well know that. Why? Hydrated. OH negative is hydrated, not in the position to abstract beta hydrogen, है ना जी। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा चेंज किया, मैंने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला लाइक इथॉक्साइड, ठीक, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाला। ऐसे केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन तो पक्का होगी, यानी Br, क्योंकि प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन ही मेजर रहती है, तो हमने यहां पे ये तो निकाला CH3 CH2 CH2O C2H5, ठीक, इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट ऐसे केस में मैंने ये भी कहा कि हमारे पास एलिमिनेशन भी हो सकती है, एंड यू कैन हैव दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, भले ही मेजर इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूशन ही है, और माइनर इसमें क्या है?
एलिमिनेशन ही है, बेस स्ट्रॉन्ग है, इवन देन इस पे सब्स्टिट्यूशन क्या आ गई, मेजर आ गई। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैंने कहा कि यहां पे मैंने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रख दिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रख दिया, ठीक, तो हमारे पास अब न्यूक्लियोफाइल कैसा हो गया, बल्कि। न्यूक्लियोफाइल बल्कि हो गया, यहां अटैक करने के बजाय ना हाइड्रोजन निकाल के निकल जाना पसंद करेगा। तो अगेन यहां पे भी दो प्रोडक्ट तो बनने वाले हैं, या तो ये यहां अटैक करे, Br को निकाले और एक प्रोडक्ट बन जाए CH3 CH2 CH2O C CH3 CH3 CH3, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। और बाय किसके थ्रू होगा, SN2, इसमें 1 की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये बल्कि है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये वाला H भी निकल सकता है और यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन भी बनेगा बच्चों, ठीक, यहां से ये निकलेगा, एल्कीन भी बनेगा बाय E2। और प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने आपको बहुत लाउडली लिखवाया है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्कि इनफ होता है तो अब मेजर कौन, एलिमिनेशन मेजर हो गई और ये माइनर हो गया। यानी सिंपल कहानी इसमें यह हुई मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे केस में आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो रही थी, एलिमिनेशन सिर्फ ज्यादा तब हुई अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जैसा कोई बल्कि बेस लग गया, है ना। तो शॉर्टकट में बात क्या हुई कि अगर बल्कि हो गया तो वो क्या हो गया, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तो वो एलिमिनेशन देगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेजर रहेगी। बोलो क्लियर। अब अगर आप मेरे को बोलोगे सर अगर एल्कोहलिक KOH ने तो एलिमिनेशन ही करनी ना बेटा, है ना, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे इथॉक्साइड का, एक्वस OH का और एसीटेट का और ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन करके देखा तो हमने पाया इन सब जगहों पे हमारे पास क्या मिली, सब्स्टिट्यूशन मेजर। लेकिन अगर ये बेस बल्कि हो गया तो बेटा हमारे पास सबस्ट्रेट थोड़ा हल्की हो गया और क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गई। बोलो बेटा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, अच्छे से। अगला पॉइंट लिखिएगा प्लीज। इफ प्राइमरी सबस्ट्रेट्स, लंबा काम है भाई, अभी इसी में चल रहा है। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट तो बेटा प्राइमरी पहले अनब्रांच्ड किया, फिर प्राइमरी ब्रांच करेंगे, सेकेंडरी अनब्रांच्ड करेंगे, सेकेंडरी ब्रांच करेंगे, फिर टर्शरी पे जाएंगे, है ना। अभी सबस्ट्रेट की ऐसी की तैसी होनी है। लिखिए, if primary substrate are branched at second carbon, if primary substrate is branched at second carbon, it gives more elimination, it gives more elimination than substitution in the presence of strong base, in the presence of strong base। अब समझते हैं जी इसको। अब प्राइमरी ले लिया पर उसको ब्रांच कर दिया, यानी मैंने लिया CH3 CH3 CH2Br, ब्रांच एट बीटा कार्बन। बेटा ब्रांचिंग कभी भी देखनी ना तो बीटा कार्बन, ठीक। अब बेटा जी इस केस में अगर आपने एक्वस KOH रख दिया, बेटा प्राइमरी ब्रांच्ड है, ठीक, तो ये क्या दे देगा, सब्स्टिट्यूशन दे देगा। कैसा दे देगा, सब्स्टिट्यूशन दे देगा। बेटा मीडियम प्रोटिक है और सेकेंडरी कार्बन, ये अगला कार्बन ब्रांच्ड है, ये दोनों तरह के प्रोडक्ट दे सकता है, SN1 भी SN2 भी, ठीक है ना। बट क्योंकि यहां मीडियम प्रोटिक है तो हम मेजर क्या मान के चलेंगे, SN1, ठीक। ब्रांचिंग है, अगर ब्रांचिंग नहीं होती तो SN2 देते। तो हमने यहां पे क्या किया, CH3C CH3OH CH3, ये प्रोडक्ट बना दिया। समझ में आता होगा, क्लियर हो जाता होगा, है ना। पर प्यारे बच्चों अब के बार मैंने यहां पे इथोक्साइड लगाया, अब की बार क्या लगाया, इथोक्साइड, स्ट्रॉन्गर बेस। बेटा थोड़ा पिछले वाला केस देखो, स्ट्रॉन्गर बेस में क्या थी, सब्स्टिट्यूशन थी ना, सब्स्टिट्यूशन।
और प्यारे बच्चों अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा? एलिमिनेशन। और कैसी वाली एलिमिनेशन? E2। तो यहां मेजर बनेगा बेटा, ये समझ के चलना, मैं मेजर मेजर बना रहा हूं, माइनर आप अपने आप समझ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन तो होनी है, अकेली एलिमिनेशन नहीं होनी, अकेली सब्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक, बट मैं मेजर बना दिया एलिमिनेशन। पहले और इसमें फर्क क्या आया ये बताओ जरा। पहले में स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा था? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है? एलिमिनेशन। बाकी तो कहानी सेम। और अगर बेटा मैंने यहां पे मान लो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लगाया होता, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लगाया होता तो क्या होता? अरे टर्शरी ने तो अनब्रांच्ड को नहीं छोड़ा था, उसकी एलिमिनेशन करवा दी थी, तो इसकी तो औकात ही क्या, इसमें तो एलिमिनेशन पक्का ही है ना भाई? तो यहां पे भी एलिमिनेशन, और वो भी E2 टाइप, और CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटाइलिन बना। इट इज क्लियर? पहले और इसमें कहां फर्क आया? सिर्फ फर्क ढूंढते जाना। देखो वीक बेस वाला सोडियम एसीटेट वाला या फिर एक्वस KOH वाला सेम है, सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ मैकेनिज्म चेंज हो गया है, मैकेनिज्म चेंज हो गया है। समझ में आई बात? इसमें SN1 आ गया है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस में यहां फर्क आया, स्ट्रॉन्ग बेस में वहां सब्स्टिट्यूशन थी, यहां एलिमिनेशन हो गई। और टर्शरी वाले में तो है ही क्या? एलिमिनेशन, उसमें तो टेंशन ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे प्लीज। सेकेंडरी, इफ सेकेंडरी सबस्ट्रेट इज देयर, if secondary substrate is there, they can undergo any path, they can undergo any path like SN1, like SN1 or SN2 or E1 or E2, depending upon nature of solvent and attacking reagent. Nature of solvent and attacking reagent. In protic mediums, we get one type mechanisms. In protic mediums समझते ना, वाटर वगैरह, ठीक। In protic medium we get one type mechanisms, and in aprotic medium we get two type of mechanisms. In less basic conditions, two type mechanisms, ठीक। आगे in less basic medium we get SN reactions. In more basic medium we get eliminations, ठीक। ध्यान देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। आप सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, सेकेंडरी सबस्ट्रेट, तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट एक बना लेते दोस्तों, ठीक। हमारे पास सेकेंडरी है CH3 CH2 CHBr और CH3, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पे मैंने किया एक्वस KOH, base is weak, so we get substitutions. Because here we have aqueous medium, so process will be done by SN1 protic medium, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CHOH CH3, दो SN2 भी होता, प्रोडक्ट यही रहता, लेकिन स्टीरियोकेमिकली फर्क पड़ता ना बेटा, एक जगह इन्वर्जन होती और एक जगह क्या होती, रेसिमाइजेशन, तो SN1 होगा।
वहीं पर बेटा इसी को मैंने सोडियम एसीटेट में डाल दिया। नाउ इज दिस मीडियम प्रोटिक? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट प्रोटिक इनफ, ये प्रोटिक है ही नहीं। तो ऐसे केस में हमारे पास ये तो है, और एसीटेट इज अ वीक बेस, क्योंकि एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट्स वीक बेस, सो दिस विल बी गिविंग अस SN2। ठीक, SN2 देगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, एस्टर बन गया बच्चा लोग, है ना जी। अभी अपन ऐसा करते हैं कि इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस, है ना जी। हम डाल देते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल है ना इसमें। अल्कोहल इज अ प्रोटिक मीडियम, और ये प्रोटिक मीडियम, प्रोटिक मीडियम H देता है ना अल्कोहल, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा? E1। हालांकि उसके चांसेस कम होते E1 के। ठीक, हमारे पास फिर भी क्या बन जाएगा? SEDZF प्रोडक्ट विल बी देयर। वहीं पर बेटे अगर मैं यहां पे ले लेता हूं इथोक्साइड, स्ट्रॉन्गर बेस, है ना, पर यहां पे मैंने मीडियम नहीं लिया है, सिर्फ सोडियम इथोक्साइड डाला है, तो क्या मीडियम यहां पे प्रोटिक है? नहीं है, क्या है? E2 है। ठीक, तो हमारे पास यहां पे क्या हो गया? E2 आ जाएगा, तो CH3 CH2 रादर CH डबल बॉन्ड CH CH3। कितना सौखा हो गया कि अगर आपके पास वीक बेस था, ठीक, इन वीक बेस हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक, SN हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। और इन स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस थे, इन स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या हो गई? एलिमिनेशन हो गई। फिर अगर प्रोटिक मीडियम रहा, ठीक, प्रोटिक रहा, तो फिर क्या रह गया? 1 टाइप। प्रोटिक रहा तो क्या रह गया? 1 टाइप। और अगर ए प्रोटिक रहा तो क्या हो गया? 2 टाइप। कितना सिंपल काम है, क्लियर? तो सेकेंडरी की कहानी समझ में आई। सेकेंडरी में जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बेटे, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। सेकेंडरी में जैसे ब्रांचिंग बढ़ती रहेगी, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, रहेगा तो ऐसे, बट एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे बल्क बढ़ता जाता है ना सबस्ट्रेट का, ठीक, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम होते जाएंगे। क्लियर? आगे लिखें, टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड primarily undergo E2 reaction. Tertiary halide primarily undergo E2 reaction with a strong base like alcoholic KOH, ethoxides RO negative, और amides NH2 negative amides, but can undergo SN1 or E1, SN1 or E1 with weak bases like methyl alcohol etc. मिथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। सी बच्चों, टर्शरी हमारे पास सबस्ट्रेट ही बेसिकली एलिमिनेशन का है। टर्शरी बेसिकली सबस्ट्रेट ही किसका है? एलिमिनेशन का। इसमें तो थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ बढ़ी ना तो क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन। इट इज मोर प्रेफर्ड ओवर हियर। जैसे यहां पे अगर एक्वस KOH करते हो,
तो बेटा SN1 होगा क्योंकि टर्शरी सबस्ट्रेट फॉर SN1। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3C CH3OH। ठीक, लेकिन हल्का सा भी बेटे यहां पे आपके पास बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, C2H5O नेगेटिव, तो बेटा ये E2 दे देगा, E2 दे देगा और बनाएगा क्या, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और बेटे अगर आप इधर थोड़ा सा चलो ऐसा भी ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल जैसा ले लिया, मिथाइल अल्कोहल इज अ वीक बेस इजंट इट, बट टर्शरी हैलाइड है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3C CH3 या तो OCH3 और यहां फिर CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, and this will be through E1 and this will be through SN1. But the major over here, tertiary major prefers what, elimination in the presence of strong base. This is not a very strong one. ठीक, तो इसमें SN1 का मेजर प्रोडक्ट आ गया, ठीक, और ये माइनर आ गया, पर इसमें एलिमिनेशन काफी ज्यादा होगी। पर बेटे इसी को कहीं मिथॉक्साइड लिख दिया, भैया एलिमिनेशन विल बी मेजर, क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। ले दे के सबस्ट्रेट के हमने पार्ट्स तो पढ़े, पर हर सबस्ट्रेट जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। हर सबस्ट्रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। तो इसलिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम था वो था मीडियम। तो सबस्ट्रेट क्लियर हुआ, कौन सा सबस्ट्रेट E1 देता है, कौन सा E2 देता है, कौन सा SN1 देता है, कौन सा SN2 देता है, कहां सब्स्टिट्यूशन पहले, कहां एलिमिनेशन पहले, यहां तक तो समझ में आया। ठीक, अब लिखो मेजर बात, मीडियम, क्योंकि जगह जगह मीडियम की बात हो रही है ना। मीडियम में पहले लिखो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस प्रेफर्स एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस प्रेफर एलिमिनेशन। प्रेफर्स एलिमिनेशन, मीडियम सेकंड चीज शुरू हो गई, मीडियम है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस प्रेफर एलिमिनेशन, whereas weak bases and strong nucleophiles, weak bases and strong nucleophiles give us substitution, give us substitution। अब देखो बेटा, यहां मैं वो पंगा ही खत्म कर दूंगा कि आपको ये ढूंढना पड़े कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आज के बाद देखोगे, टिक करोगे, बस लिखो। पहले लिखना स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑलवेज गिविंग एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑलवेज गिविंग एलिमिनेशन। कौन कौन से ऐसे बेस है जिसको देख के आपको एलिमिनेशन की याद आती है, लिखो अल्कोहलिक KOH, नंबर 1 अल्कोहलिक KOH, जिसको देख के आपने करना ही क्या है, एलिमिनेशन। दूसरा एक्वस CN नेगेटिव, एक्वस CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, एक्वस CN नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, and tert butoxide, tert butoxide, टर्शरी बुटॉक्साइड का के ये देखा नहीं, एलिमिनेशन कर दी। ठीक, नेक्स्ट लिखो सबस्ट्रेट्स गिविंग सब्स्टिट्यूशन ओनली, सबस्ट्रेट्स गिविंग सब्स्टिट्यूशन ओनली, मतलब ओनली का मतलब यह है कि भी मेजर है ना, सब्स्टिट्यूशन ओनली। अल्कोहल ROH, अल्कोहल ROH,
water, ammonia, iodide, iodide I नेगेटिव है ना, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड भी काट दो, आयोडाइड रहने देना, ब्रोमाइड ले लेना, आयोडाइड काट देना, ब्रोमाइड ले लेना, Br नेगेटिव ले लेना, ठीक। और Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव एल्कोहलिक, या Cn नेगेटिव एल्कोहलिक भी छोड़ो, सिर्फ Cl नेगेटिव लिख दो, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव रहने दो, Cl नेगेटिव क्लोरीन है ना। अब लिखना weak bases and strong nucleophiles, weak bases and strong nucleophiles giving major substitution and minor elimination, giving major substitution and minor elimination. Aqueous OH negative, aqueous OH negative, I negative, acetate, acetate CH3COO negative, acetate होता है ना, alcoholic CN negative, methoxide यानी CH3O negative, ठीक। प्यारे बच्चों देखो, क्या सबस्टेट देख के, बिना देखे, इन कंडीशन को देख के बता सकते हो कहां एलिमिनेशन, कहां सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन वाले पहले लिखवा दिए, वो देखा सिंपल एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन वाले लिखवा दिए, वो देखा सिंपल। कंपटीशन कहां है? थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में जहां एलिमिनेशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन मेजर रहती है एलिमिनेशन, पर उसमें सबस्ट्रेट कई बार एलिमिनेशन को ज्यादा कर देता है। क्लियर हो गया? ये मीडियम था। तीसरी बात क्या है हमारे पास? तीसरी बात क्या लिखवाई थी सर ने? नेचर और साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिख लीजिए, नेचर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स like tertiary butoxides और isopropoxides prefer elimination and smaller nucleophile, हमारा रख दे इसको, and a smaller nucleophile like ethoxide may give some substitution। यानी जितना बेटा बल्क आपका न्यूक्लियोफाइल का बढ़ जाएगा, एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात क्या थी? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बस खत्म होने वाला भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खत्म होने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, high concentration of either base or a nucleophile, high concentration of either base or a nucleophile prefers two type mechanisms, and also with a considerable product of elimination,
देखो बेटे, ये तो अब पहले ही पता चल गया कि एलिमिनेशन कहाँ होगी, ये तो पता चल गया। अब तो सबस्ट्रेट और मीडियम से देखना है। अब तो अपन ये देख रहे कितनी एलिमिनेशन बढ़ सकती है, कितनी सब्स्टिट्यूशन बढ़ सकती है, और कुछ नहीं, है ना। तो इस केस में हम लोग ये बात कर रहे हैं एलिमिनेशन कितनी बढ़ सकती है और सब्स्टिट्यूशन कितनी बढ़ सकती है। तो मैंने इसमें तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बताई कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, चाहे बेस की हो चाहे न्यूक्लियोफाइल की हो, तो 2 टाइप मैकेनिज्म होते हैं। कंसंट्रेशन कम हुई तो 1 टाइप मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है बच्चे। अब ऑब्वियसली अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग चीज की, तो एलिमिनेशन होगी, और अगर आपके पास वीक की बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूशन होगी। यानी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो वही खत्म हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 टाइप या 2 टाइप। आगे बात समझ में। तो जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मेजरली एलिमिनेशन को बढ़ाता है, उसके प्रोडक्ट को बढ़ाता है। ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे ना, तो चाहे आपका वो सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन हो, पर उसमें एलिमिनेशन का अमाउंट बढ़ जाता है। यील्ड जो है ना सब्स्टिट्यूशन की कम हो जाती है। ये नहीं कि भी सब्स्टिट्यूशन माइनर हो जाएगी, माइनर नहीं रहेगी, रहेगी मेजर। जहां सब्स्टिट्यूशन होनी वहां रहेगी मेजर, बट एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। मान लो 5% होना था, 15% हो जाएगा। कंसंट्रेशन और बढ़ा दोगे, 20% हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ एलिमिनेशन बढ़ती है बेटा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ता है। वो डेफिनेट है कि जहां सब्स्टिट्यूशन आनी, जहां एलिमिनेशन आनी, वो तो बात अलग हो गई, वो हमने पहले पढ़ ली। अब सिर्फ ये बता रहे कि कैसे एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा कैसे सकते हैं, आप कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की बढ़ाते चले जाओ, तो सब्स्टिट्यूशन में भी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। और जहां पे सब्स्टिट्यूशन माइनर हो रही हो, एलिमिनेशन ज्यादा हो रही हो, कंसंट्रेशन और बढ़ा दो तो एलिमिनेशन और बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर। एंड लास्ट थिंग इज टेम्परेचर। लिखिए, लास्ट इज टेम्परेचर। High temperature prefers elimination. High temperature prefers elimination. And low temperature prefers substitution. क्या हम ये कर चुके हैं? High temperature prefers elimination. Low temperature prefers substitution. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CHOH। मैंने इसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। 3 टेम्परेचर मैंने ले लिए जी। एक टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन, परफेक्ट फॉर एलिमिनेशन, परफेक्ट फॉर एलिमिनेशन। और क्योंकि ये प्राइमरी है ना बेटा, तो चांसेस कौन से वाले, E2 के, सबस्ट्रेट पे होगा। यहीं पर टेम्परेचर रखा 413, बेटे ईथर बन जाते हैं, CH3 CH2O CH2CH3। एक तरह से देखा जाए OH इज रिप्लेस्ड बाय इथॉक्साइड ग्रुप। ठीक, ये मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा मैं, जब आपको एल्कोहल्स पढ़ाएंगे तो करवाऊंगा। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गई, है ना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। एंड अगेन सब्स्टिट्यूशन विल बी SN2 टाइप। ठीक, और अगर टेम्परेचर और भी कम कर दिया 383 केल्विन, so we get hydrogen sulfates. अब OH is replaced by HSO4. ठीक, so this is again substitution, और ये भी SN2। तो आपने देखा हाई टेम्परेचर प्रेफर्स एलिमिनेशन एंड लो टेम्परेचर प्रेफर्स सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब वही कंपाइल करना जरूरी होता है। तो लास्ट में हम इसको कंपाइल करते हैं। लिखिए लास्ट पॉइंट्स। In nutshell, there is a certain level of competition. In nutshell, there is a certain level of competition between elimination and substitution. In nutshell, there is a certain level of competition between elimination and substitution.
more precisely, there is a competition between E2 and SN2. More precisely, there is a competition between E2 and SN2 and E1 and SN1. E1 and SN1. Substitution generally prevails. Substitution generally prevails over elimination. Over elimination. But elimination occurs only in precise circumstances. Elimination only occurs in precise circumstances when number one, steric bulk of substrate or nucleophile increases. Number one, steric bulk of substrate or nucleophile increases. Nucleophile increases. Number two, basic character is strong enough. Basic character is strong enough and nucleophile is poor. Nucleophile is poor and temperature is high. And temperature is high. देखो कितना छोटा सा हो गया सब कुछ. सिर्फ ये बात, आपका सबस्ट्रेट का बल्क बढ़े चाहे आपका न्यूक्लियोफाइल का बल्क बढ़े तो क्या होगा? एलिमिनेशन बढ़ती है. इसलिए बोलते टर्शियरी प्रेफर्स एलिमिनेशन, है ना. जितना बल्क चाहे सबस्ट्रेट का बढ़ा लो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल का बढ़ा लो, उसने क्या करनी है? एलिमिनेशन बढ़ानी है, बशर्ते कंडीशंस स्ट्रॉन्ग बेसिक हो और टेम्परेचर थोड़ा हाई हो, एलिमिनेशन. बाकी सब जगह सब्स्टिट्यूशन. सिंपल बात. आपका सबस्ट्रेट बढ़ा या न्यूक्लियोफाइल बढ़ा, कंडीशन स्ट्रांगली बेसिक, टेम्परेचर हाई, एलिमिनेशन, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन. इससे क्लियर कट आइडिया आपको कोई दे नहीं सकता बेटा. एक एक चीज मैंने एग्जाम्पलीफाई की है आपको यहां पर, हर एक चीज के बारे में बताया. अब आप बड़े आराम से देख के बता सकते हैं. आराम से सोचिएगा, मीडियम सबसे पहले पढ़ लीजिएगा और सबस्ट्रेट देख लीजिएगा, उससे आपको वैसी समझ में आ गया. ठीक. और टेम्परेचर तीसरी बात है. ठीक. तो बहुत आराम से तीन चीजों से ही आप सब कुछ निकाल सकते हैं. ठीक. बाकी आपको पता टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वगैरह ज्यादातर क्या करेंगे? एलिमिनेशन कॉज करेंगे दोस्तों. ठीक है. सो दिस इज हाउ नाउ यू कैन इजीली डू competition between substitution and elimination, where elimination will take place, where substitution will take place. I'll give you a very good exercise of that. बहुत बढ़िया वाली एक्सरसाइज दूंगा मैं इसमें, ताकि आपको ना बिल्कुल क्लियर कट आइडिया ले जाए. एक बार ही गलती करोगे, एक बार गलतियां करोगे, ऑब्वियसली करनी चाहिए. ऑर्गेनिक बिना गलतियों के नहीं आती बेटा. अगर आप ऑर्गेनिक में गलतियां नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट लर्निंग. ऑर्गेनिक में यू हैव टू डू अ रॉन्ग थिंग और फिर उसको सही करना है और उससे सीखना है कि मेरी गलती क्या रही. तो मैं गारंटी देता हूं बेटा, इस चैप्टर के खत्म होते होते मैंने तुम्हें पहले बोला था 500-700 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, सिर्फ इसी के ही 500 to 700 क्वेश्चन इसी के ही, थ्रू योर असाइनमेंट्स, थ्रू योर टेस्ट. अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको, नहीं कोई प्रॉब्लम डिस्कस हुई आपकी या कोई आपको डाउट रह गया, वो आपने क्लैरिफाई करना है, वो आपने मेरे से पूछना है. समझ में आई बात? और एक बार कर लो मेरे बच्चों, मैं कहता हूं पानी की तरह हो जाएगी ऑर्गेनिक. लोगों को पढ़ाओगे तुम ऑर्गेनिक, सिर्फ यही चैप्टर पे बहुत ज्यादा पकड़ बनाओ. ठीक. एक्चुअली
ऑर्गेनिक में पकड़ बनाने वाला चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन्स +1। मैंने बहुत कोशिश की थी आपको वहां पर, बहुत टाइम लगाया था, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इवन देन अल्काइल लाइड में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक। और एक छोटी सी मेहनत हमारी लगेगी एल्डिहाइड कीटोन्स में। अगर आपने ये 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, आपको कभी जिंदगी में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक, पढ़ना ही नहीं पड़ता। एक तो होता भाई चलो याद करना पड़ता है या दोबारा, वो तो बाद की बात है, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता है, बशर्ते इस पे आप क्वेश्चनिंग करो ज्यादा से ज्यादा। वो मैं आपको बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। आई थिंक सो आपकी सब्स्टिट्यूशन की जो पहली असाइनमेंट थी, इट गॉट 35 क्वेश्चन, 40 के करीब, हाँ 48 क्वेश्चंस, 48 क्वेश्चंस इन फर्स्ट असाइनमेंट। देन आई गेव यू अ सेकंड असाइनमेंट ऑफ एसएन, है ना, प्रॉपर्टीज प्रेपरेशन में, उसमें मेरा 56 के करीब क्वेश्चन है ना, 50 कुछ क्वेश्चन, 56। देन आई गेव यू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, आई थिंक सो 34 35 के करीब क्वेश्चन है, ठीक। देन आई गेव यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, 35 क्वेश्चन। आई विल बी गिविंग यू एलिमिनेशंस, ठीक। सो ऑब्वियसली उसमें भी 35 से 40 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे, ठीक। ये सिर्फ अल्काइल लाइड का काम हो रहा है, समझा, अभी अराइल लाइड तो आया नहीं, ठीक। तो इसको मिलाना, और फिर आपका एक टेस्ट हो चुका होगा, आई थिंक सो हुआ भी, कईयों ने दिया कईयों ने नहीं दिया, जिन्होंने भी दिया होगा एक टेस्ट, राउंड अबाउट 30 क्वेश्चंस, है ना। अभी एक टेस्ट कल, है ना, एक टेस्ट आगे। मजे लो बेटा, जिंदगी के मजे लो तुम। अगर ये कर लोगे तो ये गारंटेड है बेटा, अगर ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। कंपाइल तुम्हें करना है, इन सब क्वेश्चंस को बार बार करना है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना कहीं से, इन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ के लगे रहो, दोबारा दोबारा कर डालो, ना कभी सब्जेक्टिव करना पड़ेगा ना कभी ऑब्जेक्टिव, एक ही बार में क्लियर, ठीक। चलो ऑल द बेस्ट, चलिए चलो जी, बाय बाय, टाटा है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर कैन वी हैव असाइनमेंट डाउट क्लास? डेफिनेटली आई विल हैव अ डेफिनेटली डाउट क्लास। आप ऐसा कर लो, क्योंकि हमारी एलिमिनेशन सारा अल्काइल लाइड खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास विल बी अ डाउट क्लास, ठीक। नेक्स्ट क्लास विल बी अ डाउट क्लास, आपके सारे डाउट रिमूव कर दूंगा जो भी रहे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, आप परसों अगर टाइम चाहिए अभी बता दो, सैटरडे को चलेगा? सैटरडे विल बी अ डाउट क्लास, डन। सैटरडे से आपकी रिवीजन भी शुरू होनी है, रिवीजन साइकिल भी शुरू होना है, ठीक। येट सैटरडे आपका अल्काइल लाइड वाली क्लास में रिवीजन साइकिल तो आपका टाइम से पहले शुरू होना है, बट वो मैं बता दूंगा आपको। आप सैटरडे के लिए अपनी सारी असाइनमेंट्स जो अभी तक आपने की हैं वो इकट्ठी करके ले आएंगे विद डाउट्स, ठीक, ताकि आपके डाउट्स को मैं आंसर दे सकूं, जो भी आपके डाउट्स में गलत, क्योंकि पहली असाइनमेंट में कुछ ना आंसर गलत गए हुए हैं, तो वो आंसर्स हमें सही करने हैं, ठीक। वो भी मैं करवा दूंगा आपको, और बाकी जो है आप अपने डाउट पूछिएगा जितने भी होंगे, ठीक। इट विल बी डन ऑन सैटरडे, ताकि संडे का टेस्ट आपका बहुत मस्त जाए अल्काइल लाइड्स का। देन आई विल गिव यू वन फुल असाइनमेंट ऑफ अल्काइल लाइड्स आल्सो, ठीक। सो थैंक्स लॉट। एनी अदर प्रॉब्लम भाई लोग? चलो ओके, थैंक्स लॉट बच्चों।